देव क्लासेस स्पेशल में हार्दिक स्वागत है सभी छात्रों का। और आज के सेशन में आप सभी लोग देखेंगे यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, सुपर टेट या फिर आल टेट जितने भी हैं आपके, उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें जो बार बार पूछी जाती हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है। और ये सीरीज़ हमारी लगातार 1 महीने तक चलेगी और जितने भी वीडियो हैं वो सारे आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, तो आप सभी वीडियो को ज़रूर देखें। तो ये सबसे पहला प्रश्न है आपका इसमें कि वह विद्वान जिसने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा है, तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने ये चीज़ बोली है? तो वो वैज्ञानिक थे आपके जॉन एडम्स। और इसके अतिरिक्त हम बाकी लोगों को भी देख लेते हैं कि बाकी लोगों ने क्या कहा है। जैसे हमारे बी नंबर है जॉन डीवी। ये क्या कहते हैं? ये जॉन डीवी एक महान दार्शनिक थे, शिक्षाविद थे और महान विचारक भी थे। इनकी शिक्षा जो थी व्यवहारवादी दर्शन पर आधारित थी और इनका मानना था कि जो ज्ञान है वो किसी कार्य का परिणाम होता है। वो था जॉन डेवी के अनुसार। और इसके साथ साथ देखिए रूसो क्या बोलते हैं। रूसो कहते हैं निषेधात्मक शिक्षा में बालक के कोमल मन तथा बाल सुलभ भावनाओं के नैसर्गिक विकास पर बल दिया जाता है। तो ये रूसो का था। और प्लेटो जो थे आपके, इन्होंने कहा था कि व्यक्तियों को श्रेष्ठ व चरित्रवान बनाने के लिए शिक्षा आवश्यक है। देखिए सबकी अलग अलग मत थी, लेकिन यहाँ पर जो हमारा विकल्प सही होगा वो ए नंबर सही होगा, जॉन एडम्स। दूसरा प्रश्न देखिए इसमें लिखा हुआ है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। नर्सरी का मतलब जो छोटी क्लासों में है, सबसे पहले कौन सी चीज़ों की शुरुआत करनी चाहिए या फिर सबसे शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? तो देखिए बच्चा विद्यालय में बाद में सीखता है, पास पड़ोस में भी बाद में सीखता है, अपने मित्रों के द्वारा भी बाद में सीखता है। मतलब सब कुछ बाद में होता है, लेकिन एक परिवार उसकी प्राथमिक पाठशाला होता है। तो जो भी बच्चा होगा प्रथम पाठशाला मतलब अपने परिवार में रहकर ही सीखता है। वहीं पर उसे शब्दों का ज्ञान होता है, वहीं पर एक एक अक्षरों को मिलाना सीखता है। शुरुआत में जन्म लेता है तो एक एक अक्षरों को मिला मिलाकर वो अपने जितने भी घर के सदस्य हैं सभी के नाम लेना सीखता है। इसके साथ वो अपनी दैनिक ज़रूरत के हिसाब से वस्तुओं को मांगना सीखता है। ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि परिवार में रह के ही सीखता है। और इसके बाद वो निकलने के बाद में फिर विद्यालय हो गया, उसका पड़ोस हो गया, और इसके अलावा जो पर्यावरण के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बाद में सीखता है। तो हम मान सकते हैं कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? ये होता है मेरा परिवार। इसका मतलब होगा कि हमें अपने परिवार में, हमने अपने बच्चों के साथ में या अपने बच्चों के सामने विशेष सावधानीपूर्वक हमें वार्तालाप और बात व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जो बच्चे सीखते हैं और यही सारे संस्कार हैं जो बच्चों के साथ आगे भी जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहता है कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए मैं उल्टा चलता हूँ चौथे नंबर से। कहते हैं सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। लेकिन प्रश्नों को दोबारा हम देखेंगे। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण, सकारात्मक का मतलब होता है एक क्लास बहुत ही उद्दंड है आप मान के चलिए, और उस क्लास में हमें हर बच्चे को शांत करना है और शांत करने के अतिरिक्त एक ऐसा माहौल बनाना है जहाँ पर हर बच्चा पढ़ने के लिए तैयार हो। तो वहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। ये तो हमें समझ में नहीं आया। सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। देखिए कहानी और किस्से सुनाने से कभी भी सकारात्मक वातावरण नहीं आता। हाँ आता है, हल्के फुल्के चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये पूरी तरह नहीं हो सकता है। अगला है समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। छोटे बच्चों को ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ सकती हैं और ना ही आप उन्हें समझा पाएंगे कि समूह बनाकर आप चीज़ें करो। अगला है विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। तो ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है, तीसरे का ए नंबर। सभी बच्चों को क्या होता है, समान लक्ष्य देना चाहिए और सभी बच्चों के लिए जो भी प्रणाली हो एक जैसी होनी चाहिए, तभी आपके कक्षा में एक सकारात्मक वातावरण होगा। यदि आप किसी बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार और किसी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के मन में एक हीन भावना महसूस होती है। या फिर आप सिर्फ होशियार बच्चों का ही ध्यान देते हैं, कमज़ोर बच्चों की तरह ध्यान नहीं देते, या उन बच्चों की तरफ आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है, तो ये भी कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चों को कहीं ना कहीं भविष्य में पीछे ले जाती हैं और उन बच्चों का मन शिक्षा से हटने लगता है।
इसलिए हमें अपनी क्लास में, अपनी कक्षा में सभी बच्चों को समान अवसर और समान लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। तो तीसरा प्रश्न है, इसका उत्तर होगा आपका ए नंबर। अगला देखिए, अध्यापक कक्षा में प्रभावशाली होगा यदि क्या चीज़ हो उसके पास में। अध्यापक प्रभावशाली हो सकता है, कब हो सकता है? जब वो विषय का विशेषज्ञ हो। तो देखिए एक बात को, विषय का विशेषज्ञ हो सकता है, लेकिन जब तक वो अपनी विषय वस्तु को बच्चों को नहीं समझा पा रहा है तब तक हम उसे विशेषज्ञ नहीं मानते हैं। सेकंड है, विषय पढ़ाने में अधिक अनुभवी हो। मान मान के चलते हैं कि अब उसको पढ़ाने का भी अनुभव बहुत अच्छा है, लेकिन क्या उसकी बताई हुई चीज़ें सामने वाले बच्चों को समझ में आ रही हैं, या फिर हो सकता है कि वो क्या बताना चाहता है लेकिन सामने वाला बच्चा उसको सुनने के लिए प्रिपेयर ना हो। और चौथा नंबर है इसका, बहुत से शिक्षण साधनों का प्रयोग करें। मतलब एक अध्यापक जाता है पढ़ाने के लिए, उसके पास एक किताब भी है, एक गाइड भी है, पटरी, प्रकार, पेंसिल, दुनिया भर की चीज़ें लेके जाता है। ये सारी चीज़ें तो समझ में नहीं आती हैं। लेकिन तीसरा ऑप्शन इसमें देखिए, कहता है जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानते हों वहीं से प्रारंभ करें। ध्यान दीजिएगा कि यदि हम किसी विषय वस्तु को बताते हैं या बताना चाहते हैं विद्यार्थियों को, तो पहले हम उसकी थीम बच्चों के सामने रखें कि हम किस विषय में बात करने जा रहे हैं, या फिर जितना हमने पढ़ाया है उसके ठीक आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वो चीज़ें बच्चों के दिमाग में बहुत जल्दी जाती हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आज अध्यापक पहला पाठ पढ़ाता है, कल 10वां पढ़ाता है, फिर 20वां पढ़ाता है, इसके बाद तीसरा पढ़ाता है, तो वो बच्चा भी कन्फ्यूज रहता है और वो चीज़ों को बहुत देर में सीख पाता है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानते हों वहीं से हम अपने कार्य को प्रारंभ करें। देखिए प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में कौन सी विशेषता समस्या समाधान का उपागम विशेष चिन्ह है? तो कौन सी समस्या होगी? देखिए कहता है समस्या मौलिक होती है। ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। अगला कहता है सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। तो इसका कोई एक उपागम नहीं होता है। समस्या केवल एक सिद्धांत या प्रकरण पर आधारित होती है, या फिर समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। जो भी समस्या कथन होगा, इस समस्या समाधान की जो चीज़ें होंगी उसमें कोई ना कोई एक कथन अवश्य होता है जो संकेतित करता है। तो आपका 5 का डी नंबर सही होगा। इसके बाद देखते हैं अगला। चलिए बीच की कुछ प्रिंट नहीं आ पाए हैं। 8वां नंबर देखते हैं हम। कहता है खेलने या सीखने संबंधी योग्यताएं सामान्यतः कैसे आती हैं? खेलने या सीखने संबंधी योग्यताएं कैसी आती हैं? नंबर 1 में कहता है औसत से श्रेष्ठ बुद्धिलब्धि वाले बच्चों में पाई जाती हैं। मतलब खेलने संबंधी जो चीज़ें होती हैं वो सिर्फ अच्छे बच्चों में पाई जाती हैं। या फिर कहता है 2 नंबर में कि लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती हैं। या फिर अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण में रहते हैं। या फिर उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो ये चीज़ें आपकी उन्हीं बच्चों में पाई जाती हैं जिनके पैतृक अभिभावक इन समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। अगला है देखिए, इसमें कहता है मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। क्या कहती है? प्रश्न पूछती है। तो राधिका से कोई ना उत्तर मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह क्या है, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है, या फिर अपने सवालों के प्रति थोड़ा घबरा गई है। बताइए अब क्या हो सकता है? या फिर मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है, या फिर राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रहे। देखिए पहला विकल्प तो आपका सही नहीं है कि योग्य नहीं है। दूसरे में कहता है अपने सवाल के प्रति थोड़ा सा घबरा गई, थोड़ा सा मान सकते हैं। अगला क्या है? डी नंबर देखिए, राधिका को किसी
उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। तो ये आपके तीनों पॉइंट कहीं ना कहीं गलत हैं। आप प्रश्न नंबर 9 का सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, जिसमें कहता है कि मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय किसके सिवाय? सीखने के लिए कहता है विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां या फिर विद्यार्थियों की अधिकतम शैलियाँ। तो आपकी बी नंबर बिल्कुल सही होगा, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। अगला है कहता है, कुछ प्रश्न बीच बीच के कट गए हैं मुझे लगता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम आपको जो भी है उनका उत्तर हम बताएंगे। अगला कहता है वाइगोत्स्की सिद्धांत का निहितार्थ है, मतलब इसमें क्या छिपा है? तो इसमें कहता है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्तकार देना चाहिए, या फिर प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, या फिर बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है, या फिर कहता है सहयोगात्मक। तो मैं बताऊं, आप किसी के साथ किसी को भी रख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, लेकिन जब सहयोग की भावना होती है, बच्चे एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ कर सीखते हैं, तो वो उन चीज़ों को जल्दी सीख सकते हैं। तो उत्तर नंबर इसका डी बिल्कुल सही होगा। अगला कहता है किशोर का अनुभव कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं? इसमें नंबर ए है आपका दुश्चिंता और स्वयं से परोपकार, या फिर बच्चे में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, या फिर आत्मसिद्धि के भाव, या फिर जीवन के बारे में परिसप्त के भाव। तो मैं बता दूं किशोरों में दुश्चिंता और स्वयं से सराकोर को अनुभव कर सकते हैं। तो 14 का आपका ए नंबर बिल्कुल सही होगा। 15 देखिए, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है? अब देखिए इसमें कई रोग दिखाए गए हैं जो शारीरिक रूप से अक्षमता वाले होते हैं। तो इसमें आपका सही तो है आपका डिस्ग्राफिया होगा। इसमें आपका शारीरिक रूप से जो बच्चों में समानता जो कमियां होती हैं उसको हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। लेकिन इसके अन्य उत्तर भी हम लोग इसके समझ लेते हैं कि डिसलेक्सिया किसे कहते हैं। सी नंबर देखिए, डिसलेक्सिया किसे कहते हैं? तो डिसलेक्सिया में बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। डिसलेक्सिया में बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आती है। डिसग्राफिया में बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता है। डिसकैलकुलिया में बच्चों को गणित संबंधित दिक्कतें आती हैं। और जो डिसलेक्सिया होता है वह आपका एक तंत्र से जुड़ी हुई बीमारी होती है। ये जो आपका डिसलेक्सिया कह सकते हो, ये आपके तंत्र से जुड़ी हुई बीमारी, इसे आनुवांशिक बीमारी भी कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपके इसके चारों विकल्प क्या है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, आंशिक पुनर्बलन के बारे में बताइए। आंशिक पुनर्बलन देखते हैं, ये आपका 16 का है, इसका आपका कौन सा सही होगा? पहले में कहता है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो पहले का मतलब क्या हुआ? सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, और ये आपका पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, तो ये सही नहीं है आपका। अगला कहता है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, 16 का डी नंबर बिल्कुल सही होगा आपका। अगला है इस सशक्त विद्यालय में अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? एक सशक्त विद्यालय जो होता है, मतलब अनुशासित विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित से किसकी बढ़ोतरी करेगा या किसको बढ़ावा देगा?
तो इसमें पहला है अनुशासित स्वभाव या प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति या परीक्षण कार्य करने की प्रवृत्ति या फिर स्मृति। तो 17 में कौन सा सही होगा बताइए फटाफट। तो 17 में बता दूं, अनुशासित स्वभाव तो देखिए आवश्यक होता ही होता है, परीक्षण करने की प्रवृत्ति वो भी होती है, स्मृति भी होती है, लेकिन प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति ये आपका विद्यालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या फिर विद्यालय ही इन चीज़ों को ध्यान देता है कि आपस में इनका जो बात व्यवहार है वो कैसा है, किस प्रकार ये एक दूसरे को स्टाफ हमारा मैनेज करता है। तो ये आपकी प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति ये होगी, इसमें बढ़ावा देगा। अगला है आपका 18 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से अंतः विषयीय अनुदेशन का सर्वोच्च लाभ यह है कि, क्या लाभ है, कहता है पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है या फिर विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का भू संदर्भों में अनुपयोग होता है। तो मैं बता दूं आपको, इसमें आपका बी नंबर ही सही होगा, इसके कुछ विकल्प छूटे हुए हैं, ये देखिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 21वां नंबर चलते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है सिर्फ वही हैं, तो आप सीरियल को मत देखिएगा क्योंकि फिर इस तरह में फिर चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो 21वां नंबर देखते हैं क्या है, कहता है भाषा में सीखने की सबसे छोटी इकाई। तो मैं आपको बता दूं, स्वनिम आपकी सबसे छोटी इकाई होती है, स्वनिम। तो आपका 21 का बी नंबर सही होगा, स्वनिम आपकी सबसे छोटी इकाई होती है। अगला है बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसको निहितार्थ देता है, यह है आपका बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। तो ये आपका 22 का सी नंबर होगा। एक बार हम बाकी विकल्पों को देख लेते हैं। कहता है विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जाता है, मतलब कहने का है कि अन्य अन्य तरीकों से आप आकलन कैसे करते हैं, या फिर संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। तो ये सब चीज़ें नहीं है आपकी, आपका 22 का सी नंबर बिल्कुल सही होगा। 23 नंबर देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। 23 का उत्तर दीजिए आप। देखिए 23 में पहला कहता है असफलताओं से बचने के लिए अभिप्रेरणा, या फिर बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चुनाव करने की प्रवृत्ति होती है, तो गलत होती है। बहुत सरल यदि आप करते हो तो भी बच्चों के लिए हानिकारक है, और बहुत कठिन कर दिया तो फिर उनसे कुछ बनने वाला ही नहीं है। तो ये चीज़ें गलत हैं आपकी। नंबर सी कहता है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, आपका 23 का सी नंबर बिल्कुल सही होगा, यही आपका आंसर भी है। अगला है बुद्धि लब्धांक समानतः डैश डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, ये प्रश्न नंबर 24 है आपका। ये आपके बुद्धि लब्धांक समानतः उच्च रूप से, ये आपके थ्योरी भी दी गई है, उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। ये आपका इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा पहला। अगला कहता है 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धांक परीक्षण में 75 रैंक प्राप्त करता है। 16 वर्षीय जो बच्चा है बुद्धि लब्धि की परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, तो कहता है उसकी मानसिक आयु कितनी है। जब 75 अंक प्राप्त करता है तो मानसिक आयु कितनी होगी बताइए। ये आपकी मानसिक आयु हो जाएगी इस कंडीशन में 12। तो 25 का सी नंबर सही है आपका। अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये 26वां, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय किन किन चीज़ों को होना आवश्यक है। तो देखिए विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों का समायोजन और समावेशन, ये इनकी आवश्यकता होती है। तो इसका आपका विकल्प नंबर बी सही होगा, 26 का बी। कहता है सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसके, सफल समावेशन के लिए संवेदनशील बनना, या पृथक्करण, या अभिभावकों की भागीदारी, या क्षमता संवर्धन। तो इसमें से कौन सा होगा, 27 का आपका होगा पृथक्करण। सफल समावेशन के लिए पृथक्करण की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण के। तो आपका बी नंबर बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर आगे देखते हैं।
प्रश्न नंबर आपका 30 कहता है विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। मतलब विद्यालय में नियमित उपस्थिति यदि बनी रहती है, नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को, जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, को प्रोत्साहित करने का क्या तरीका हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है आवासीय विद्यालय खोलना, इसका मतलब सभी बच्चों को वहीं रख लो। अगला है बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन अपराध या दंडनीय अपराध मान ली जाए, तो ये भी आपका ठीक नहीं है। और अगला कहता है विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घर से बच्चों को लेकर आए, तो ये भी ठीक नहीं है। और डी कहता है बच्चों को आकर्षित करने के लिए डेली 5 रुपये देना होगा, तो ये भी आपकी ठीक नहीं है। लेकिन इसमें से एक विकल्प हमें ठीक लगा जो पहला था, कहता है आवासीय विद्यालय खोलना। जब आपके पास आवासीय विद्यालय होगा तो वहाँ से बच्चे को आने जाने का समय नहीं मिलना है, परिवार से थोड़ा सा दूर रहेगा और अध्यापकों की निगरानी भी रहेगा, तो वो बच्चा कुछ अच्छा पढ़ सकता है। तो हमें विकल्प नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है, आप इसी में निशान लगाइए। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को वीडियो बहुत समझ में आई होगी और जो भी चीज़ें हमारे द्वारा बताई गई हैं आपको समझ में आई होंगी। अब सभी बच्चे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे थे, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को एक दूसरे दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।